फोकस है। नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का फिर से स्वागत है। और पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में हमारा 39 वीडियो लेक्चर। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा भारतीय संसद के लगभग हमने 11 से 12 वीडियो देखे, मेरे ख्याल से 10 या 11 वीडियो देखे और भारतीय संसद के सारे एस्पेक्ट को हमने कवर किया। अब इस तरीके से मोटा मोटी हम देखें तो भारतीय संसद से बनने वाले लगभग 110 तरह के प्रश्न हमने देख लिए। अब 110 तरह के प्रश्न के बाद नए प्रश्न बनने की संभावना तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी है कि हम कवर कर चुके हैं भारतीय संसद को। अब देखते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। चूंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो हमने कुछ स्पेसिफिक प्रश्न को छाटा है और उसके बाद हमने इसमें शामिल किया। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, भारतीय इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो 1773 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात आती है जो कि कलकत्ता में स्थापित हुआ था। यहाँ पे उसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है भारतीय संविधान के अंतर्गत, यानी 1950 या 1948, 1949, 26 जनवरी 1949 के बाद की बात चल रही है। तो भारत में 26 नवंबर 1949 के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पूछा गया है किसके तहत हुई थी। 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन या भारतीय संविधान के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है वो भारतीय संविधान के द्वारा हुई है। भारतीय संविधान के द्वारा हुई है। और दो चीजें मैं इस पे पहले बात कर लें कि भारतीय संविधान के द्वारा हुई है, इसका मतलब क्या है। भारतीय संविधान के द्वारा हुई है इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है अंग्रेजी में, तो सुप्रीम कोर्ट के स्थापना का प्रावधान जो है हमारे भारतीय संविधान के एक स्पेसिफिक आर्टिकल में दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक संवैधानिक संस्था भी है, यानी संविधान में उसके बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है। अब जो चीजें अधिनियम के द्वारा बनती हैं, अधिनियम के द्वारा बनने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान में तो उसका वर्णन नहीं है, लेकिन सरकार जो है कुछ एक्ट ला करके, बिल ला करके उसको एक्ट में परिवर्तित करा करके, बिल का मतलब होता है विधेयक और एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, यानी बिल जब पास हो जाता है तो उसी को एक्ट कह दिया जाता है। तो उस एक्ट के तहत कुछ बॉडीज या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करती है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है कि ये अधिनियम के द्वारा, भारत संसद के अधिनियम के द्वारा बने हुए ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसे हम देखते हैं नीति आयोग, तो नीति आयोग का वर्णन तो भारतीय संविधान में कभी कहीं पे भी नहीं किया गया, लेकिन नीति आयोग एग्जिस्ट करती है। तो उसको एग्जिस्ट करने के पीछे क्या कारण है, यही अधिनियम, यानी भारतीय संसद एक अधिनियम लाती है और कहती है कि हमको नीति आयोग बनाना है, तो फिर वो नीति आयोग बनाती है। कुछ अनुच्छेद आपको याद रखना चाहिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विषय में, खासकर अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भी कुछ छोटे मोटे अनुच्छेद। अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो शुरुआत में जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तब हमारे संविधान में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल 7 न्यायाधीश होंगे। 7 न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 6 उसके सहयोगी न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश जिसको बोला जाता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जजों को बढ़ाने की जो अधिकार है वो हमारे संसद के पास है। तो संसद जब जब उसको आवश्यकता महसूस होती है कि अब न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर देना चाहिए, तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती रहती है। वर्तमान की बात करें तो सबसे अंतिम जो इसके लिए वो लाया गया था अधिनियम, यानी जो अंतिम प्रस्ताव लाया गया था वो 2019 में लाया गया था। और अब जो है संसद में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश है और प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं। आइए आगे चलते हैं। हो सकता है कि प्रश्न बन जाए आपसे, मतलब पूछ ले क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि अभी वर्तमान में कितनी संख्या है, एक सेंटेंस ही दे दे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाए।
आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय का गठन 1950 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों से आई जो केसेस होते हैं उनकी सुनवाई कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई भी कर सकती है। तो पहली बात तो बिल्कुल सही हो जाती है, 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय क्या देश की उच्चतम अदालत है? हाँ, इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है भारत में। तीसरी बात देखें, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल लॉ यानी जो सेना के जो नियम कानून होते हैं जिसके तहत सेना के जो सैन्य अदालत होते हैं, क्या उन अदालत के भी फैसलों के लिए अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट सैन्य मामलों की भी सुनवाई कर सकती है? तो बिल्कुल हाँ, सुनवाई कर सकती है। इस तरीके से ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संसद में। इस पर हमने पहले भी बात कर ली है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र कर सकता है? किसको लिखता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र? क्या मुख्य न्यायाधीश को लिखता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखता है, या फिर राष्ट्रपति को लिखता है, प्रधानमंत्री को लिखता है, या विधि मंत्री? तो आपको, मेरे को लगता है कि ऑप्शन डी और ऑप्शन सी में कोई शक नहीं होगा कि ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हैं, इसमें से तो नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में ये दो विकल्प बने हों कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र लिखेगा या राष्ट्रपति को लिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को लिखेगा। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी अपना त्याग पत्र लिख सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी को भी लिखना होगा तो राष्ट्रपति को ही लिखा जाएगा। और एक चीज और बता दूं कि राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वो अलग बात है कि वो एक कॉलेजियम सिस्टम होता है, उसके तहत किया जाता है, पहले से सारी चीजें व्यवस्थित कर ली जाती हैं, चुन लिया जाता है कि हाँ ये सुप्रीम जज बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। लेकिन अंतिम रूप से नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, यानी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर और सील के साथ उसकी नियुक्ति होती है, और वो अपना त्याग पत्र भी चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को ही देंगे। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? मतलब अगर उनको उनके पद से हटाना है समय से पहले तो कैसे हटाए जा सकते हैं, उस पर सवाल पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखें कि मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार, या राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, या राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। और संसद किसी भी न्यायाधीश को या मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटा सकती है? तो दो विकल्प दिए गए हैं, यानी दो आधार दिए गए हैं भारतीय संविधान में, या तो कदाचार या असमर्थता। कदाचार का मतलब ये है कि उसका आचार जो है, जो व्यवहार है वो सही नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है। और असमर्थता का मतलब ये है कि वो कार्य को करने के लिए, यानी न्यायाधीश के रूप में उसको जो रोल दिए गए हैं, जो काम दिए गए हैं, उसको काम को करने के लिए असमर्थ है, समर्थ नहीं है। अब देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश को या न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है और किस तरह से मतदान होता है। तो मतदान की बात अगर हम करें तो संसद का जो भी सदन है जिस पर उसके विषय में लाया गया है प्रस्ताव, उसके 1/2+1 यानी आधे से अधिक लोग उपस्थित और मतदान करने वाले हों। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए 600 सदस्य हैं किसी संसद में, यानी फिर भारतीय संसद में, लोकसभा की बात करते हैं अभी, 600 सदस्य हैं तो 600 का 2+3 मतलब 301 सदस्य तो मतदान के लिए आए, उपस्थित हो। और 301 सदस्य जो हैं वो उसका 2/3 लोग समर्थन में मतदान करें, यानी कि उसके
उसको हटाने के पक्ष में मतदान करें, तब मुख्य न्यायाधीश हटाया जा सकता है। यहाँ पे लिखा भी गया है, देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 1/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन द्वारा। शायद मैं थोड़ा सा गलत बता दिया आपको, इसको फिर से सुधार लेते हैं। हटाने की प्रक्रिया जो है उसमें एक चीज है कि जब उसको हटाया जाएगा तो मान लीजिए एक सदन में 600 सदस्य हैं, तो 600 सदस्य में से 301 सदस्य जो है उसको हटाने के पक्ष में मतदान करना आवश्यक है। दूसरी बात, जितने भी लोग मतदान कर रहे हैं वो संख्या जो है वो कुल पक्ष में मतदान किए संख्या का 2/3 होना चाहिए। यानी शायद आप इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो अब एकदम स्पष्ट उदाहरण से समझते हैं। आइए देखते हैं अगले पेज में। अब यहाँ पे मैं बात करता हूं आपसे कि कैसे हटाया जाएगा न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश। मान लीजिए एक सदन में 600 सदस्य हैं। पहला केस ये कहता है कि 600 सदस्य में से 1/2 + 3 यानी 301 सदस्य उसके पक्ष में मतदान करें कि उसको हटाना है। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग मतदान कर रहे हैं उसका 2/3 होना चाहिए, यानी कुल सदस्य संख्या तो 600 है, तो 600 का 301 तो मतदान करने ही चाहिए पक्ष में। अब मान लीजिए 600 में आपके 20 सदस्य नहीं आते हैं, यानी 580 सदस्य ही आते हैं। अब 580 सदस्य मतदान कर रहे हैं, तो 580 सदस्य का 2/3 यानी 3 एकम 3 और 3 9 27 0 और 9 दूना 18 19 दूना 38 380 सदस्य पक्ष में मतदान करने चाहिए, यानी जो भी बड़ा हो। लेकिन किसी भी स्थिति में 1/2 + 1 से कम नहीं होना चाहिए पक्ष में मतदान। शायद आप इस चीज को समझ गए होंगे। एक कुल मिला के एक विशेष बहुमत की प्रक्रिया है, जिसको आप विशेष बहुमत पढ़ेंगे तो भी आप इन चीजों को समझेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वच्छता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा कि भारत की संसद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है, ये मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश। तीसरा विकल्प देखते हैं कि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता, ये तो सही है। चौथा देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के पश्चात की जाती है। तो इस तरीके से हम अगर इस पूरे सेंटेंस को देखें तो हम देखते हैं कि विकल्प ए यानी सेंटेंस 1 और सेंटेंस 3 ये 3 सेंटेंस सही है और 2 सेंटेंस गलत है। 2 सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं हटाया जाता, इसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है और संसद की सलाह पर हटाया जाता है। चौथे सेंटेंस की बात करूं, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श से नहीं की जाती है। इसका मतलब ये गलत है क्योंकि ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही वैकेंसीज निकाली जाती हैं। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? कि कहीं पे भी कर सकते हैं क्या? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। इसका बात इसके पीछे की कुछ छोटी सी कहानी बताऊं मैं आपको, या फिर एक छोटा सा कंसेप्ट आपको देने की कोशिश करूं। मान लीजिए कि कोई एक सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है, मुख्य न्यायाधीश बन जाता है। अब उसको सारी चीजें मालूम है कि मैंने किस विषय में कौन सा जजमेंट दिया है। अब ये चीजें उसको मालूम है। इन फ्यूचर वो उसका लाभ लेने के लिए, यानी अपने जजमेंट का लाभ लेने के लिए पद में रहते हुए कुछ ऐसे जजमेंट भी तो दे सकता है जिसको कि बाद में वो केस लड़े और जीत जाए। तो इस वजह से किसी भी न्यायालय में उसको
जो वकालत करने से मनाही की गई है और बिना भय पक्षपात के वो अपना काम कर सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो कहीं पे भी वकालत नहीं कर सकता। जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें तो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो उस हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता जहाँ पे वो परमानेंट यानी क्या बोलते हैं उसको, स्थायी तौर पे न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। अन्य न्यायालयों में वो लड़ सकता है, अन्य उससे ऊंचे न्यायालयों में या सुप्रीम कोर्ट में भी वो लड़ सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है इसका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? तो करते हैं राष्ट्रपति। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाती है? तो इसलिए की जाती है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश अपना काम सही तरीके से या फिर नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश की तत्काल आवश्यकता है। ऐसे में राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। कुछ आर्टिकल अगर हम देखें तो आर्टिकल 226 को आप देख सकते हैं। इसी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी एडॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब। तदर्थ या एडॉक का मतलब तो आप शायद न जान रहे हों अभी या फिर दिमाग में ना आ रहा होगा, लेकिन आप एडॉक टीचर की बात सुने होंगे या फिर कॉलेज में एडॉक में लोग पढ़ाते हैं, यानी अस्थायी तौर पे वहां पे जाकर के काम करते हैं और उसके बदले उनको पैसा मिलता है और साथ में एक पढ़ाने का अनुभव मिलता है। तो इस तरीके से जो एडॉक यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, कौन सी स्थिति ऐसी होती है जब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और एक चीज और आगे बता दूं कि जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट या फिर जो निचली अदालतें हैं उसमें नहीं है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे आप जानते होंगे कि संविधान का जो निर्वचन होता है, निर्वचन का मतलब संविधान की व्याख्या के विषय में मान लीजिए किसी न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक केस सुनना है और उसमें कोरम आप जानते होंगे शायद मिनिमम 5 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है। 5 न्यायाधीश से कम न्यायाधीश हैं अगर उस पीठ में तो फिर वो संविधान के निर्वचन के मामले को नहीं सुन सकते। तो ऐसी स्थिति जब बनती है, मैं एक उदाहरण दिया संविधान का निर्वचन, ऐसा नहीं है और भी जगहों पे ऐसा होता है, कोरम की बात होती है। तो ऐसी स्थिति में जब कोरम पूरा नहीं होता तो भारत का राष्ट्रपति एडॉक न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। आइए देखते हैं 10वां और मेरे ख्याल से आखिरी प्रश्न। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? अभी बताया मैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। तो इस तरीके से आज का हमारा वीडियो लेक्चर हुआ खत्म। और आप अगर वीडियो क्लासेस के लिए वेट कर रहे हैं तो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। हम अब लगता है नेक्स्ट ईयर ही इसको लॉन्च कर पाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसको जितना बेहतर तरीके से आपको दे सके वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और करंट अफेयर क्विज, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें ऐप में उपलब्ध हैं। कुछ टेस्ट सीरीज फ्री हैं। करंट अफेयर क्विज तो पूरी तरीके से फ्री है, तो आप इसको फ्री में दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज में भी कुछ चीज़ें फ्री हैं, कुछ पेड हैं, तो फ्री वाला तो दे ही सकते हैं। और टेस्ट सीरीज की खास विशेषता है कि इसमें हर प्रश्न का डिस्क्रिप्शन होता है, तो डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से पढ़िए। और आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातें बताऊं कि 2018-19 में 32 से अधिक प्रश्न और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे, तो आप इसकी गुणवत्ता का आकलन कर सकते हैं। आगे खत्म करने से पहले मैं एक और नया अनाउंसमेंट आपको बताऊंगा कि हमारी कोशिश है कि हम बिना डिस्क्रिप्शन वाला टेस्ट सीरीज भी कुछ कम प्राइस में लाएं, जिससे कि जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं महंगा टेस्ट सीरीज वो खरीद सकें। लेकिन जिनकी समर्थता है उनको तो मैं यही सलाह कहूँगा कि वो डिस्क्रिप्शन वाला ही टेस्ट सीरीज खरीदें। वो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को बूस्ट करता ही है, साथ में साथ आपके समय को भी बचाता है। मैंने एक वीडियो बनाया था
कि 22 या 27 दिनों में CGPSC में क्या आपको चेंजेस करना चाहिए अपने शेड्यूल वगैरह में। उसमें मैंने बताया भी था कि डिस्क्रिप्शन वाला टेस्ट सीरीज किस तरह से आपके समय को बचाता है। बाकी आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं एनालाइजर ऐप को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या फिर अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप में भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा, और वीडियो के नीचे ही आपको PDF भी मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पूरा वीडियो देखने के लिए।